जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे कि आपने इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया और किन को ऐड करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि ये हमारा 726 पार्ट है। ऑलरेडी हमारे 725 पार्ट के आंसर चेक हो चुके हैं। तो देखते हैं आपका जो प्रश्न है वो है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई बार ये रेखांकित किया गया कि ऑनलाइन निजता के अधिकार, घृणास्पद संदेशों तथा फेक न्यूज़ की उत्पत्ति का पता लगाने हेतु सोशल मीडिया के विनियमन की आवश्यकता है। सोशल मीडिया की आवश्यकता के पक्ष में, सोशल मीडिया के विनियमन की आवश्यकता के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए विपक्ष के बिंदुओं को भी रेखांकित करें। आपने उत्तर लिखा है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग तथा फेक न्यूज़ संबंधित कृत्यों को रोकने हेतु आवश्यक नियम तैयार करने की दिशा निर्देश दिए हैं। ऐसे कृत्यों से व्यक्ति के अनुच्छेद 21 के तहत निजता जैसे मूल अधिकारों का हनन होता है। कृत्यों को रोकने हेतु आवश्यक तैयार करने की दिशा निर्देश दिए, जिसके पीछे उसने तर्क दिया है, ये बताइए। जिसके पीछे उसने आर्टिकल 21 के निजता के अधिकार के उल्लंघन को उचित बताया है। इसको स्मरण करते हुए, अब ये नहीं बताना है आपको, ठीक है। अब आपने जब बताया ना कि आर्टिकल 21 के निजता के अधिकार, ब्रैकेट में डाल दिए मूल अधिकार, है ना, पुट्टास्वामी वर्सेस केस, ठीक है। तो इससे आपको उत्तर ये हो जाएगा। स्मरणीय है कि सोशल मीडिया के विनियमन की बात को लेकर वाद विवाद समीक्षकों के बीच रहा है, ऐसे नहीं बताना है। आप ऐसे बताइए कि स्मरणीय हो कि सोशल मीडिया को लेकर, स्मरणीय हो कि सोशल मीडिया के विनियमनों को लेकर कई सारे पक्षों में या कई सारे राजनीतिक विश्लेषकों में विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके विनियमन से न केवल, अब ऐसे आप बताइए, ठीक है। जैसे पक्षकारों का मानना है सोशल मीडिया के विनियमन से हेट स्पीच, फेक न्यूज़, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बढ़ते प्रसार को रोका जा सकता है, साथ ही देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी है। तो ये लाइनें बहुत अच्छी आपने लिखी हैं। तो वहीं विपक्षकारों का मानना है कि इससे व्यक्ति के निजता के अधिकार, विपक्षकारों का मानना है कि इससे व्यक्ति के निजता का अधिकार का उल्लंघन होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, यही गलती हो जाती है जब हम लोग पक्ष और विपक्ष में लिखते हैं ना, तो यही मिस्टेक होती है। पक्षकार क्या कह रहे हैं कि ये हेट स्पीच फैलाएगा, फेक न्यूज़ फैलाएगा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ हैं, ठीक है। पक्षकार ये भी तो बताएगा ना कि ये निजता का उल्लंघन करता है। तो पक्षकार जब बताएगा निजता का उल्लंघन करता, तो पक्षकार किसका हवाला देगा? इसमें पुट्टास्वामी केस को देगा, आर्टिकल 21 को देगा कि नहीं देगा? तो विपक्षकार तो नहीं देगा। तो यहाँ पे विपक्ष के लिए लाइन नहीं आएगी निजता का अधिकार, ठीक है, पक्षकार के लिए आएगी। विपक्ष के लिए भी हम बताएंगे क्या आएगी, जो कि संविधान, ये गलत है, ठीक है, उल्लंघन होगा जो कि संविधान विरोधी है। अतः इस प्रकार सोशल मीडिया के, अभी आपने इसमें वो नहीं बताया विपक्ष के बताइए, ठीक है। विपक्ष के आप ये वाले पॉइंट बताइए, सकारात्मक प्रभाव अलग से मत बताइए। देखो आपने ये जितने भी पॉइंट है ना नकारात्मक, इनको आपने बता दिया है, किसमें? आपने पक्षकार वालों को बता दिया है। तो इसको तो इरेज ही कर दो यहाँ से, 2-3 पॉइंट यहाँ से आप और मेंशन वहाँ कर सकती हैं, ठीक है। अब आप बात आती है पक्षकार की, तो पक्षकार को यहाँ से 2-3 पॉइंट ले लो, हेडिंग डालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे पक्षकार के पॉइंट कैसे ले सकती हैं? आप ऐसे ले लीजिए। तो वहीं विपक्षकारों का मानना है, यानी कि जो विपक्षकार, देखो यहाँ पे बच्चे यही कंफ्यूज होंगे, पक्षकार और विपक्षकार, यहाँ मतलब है सिर्फ कि पक्षकार वो जो सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में खड़े हैं, विपक्षकार वो जो सुप्रीम कोर्ट के विरोध में खड़े हैं, ठीक है। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि नियमन हो, ये चाहते हैं नियमन हो। ये क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि सोशल मीडिया का भाई साहब सकारात्मक प्रभाव है, ये व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती है, ये दुनिया को नज़दीक लाती है, ये हर एक वंचित वर्ग की मदद करती है, उसे रोजगार प्रोवाइड कराती है, नए रोजगार के माध्यम से लोगों के अंदर इकोनॉमी को बूस्टअप करने की प्रवृत्ति आती है। साथ ही आम नागरिकों में कई प्रकार की महामारियों को लेकर चेतना उत्पन्न करती है, तथा ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लोगों को जो मनोवैज्ञानिक जो दबाव होता है उससे दूर करने का भी प्रयत्न करती है। इसके माध्यम से न केवल कोविड-19 के पेंडेमिक में लोगों ने कई प्रकार की मदद की, बल्कि टेली मेडिसिन हो या टेली एजुकेशन हो, इसके संदर्भ में भी काफ़ी बढ़ावा मिला। ई कॉमर्स की स्थिति को इसने काफ़ी उच्च बनाया, ठीक है। तो आप ऐसे बता सकते हैं, और जब आप बता देंगे तो आप बताएंगे, किंतु स्मरणीय हो कि इसके सकारात्मक या इसके विपक्षकारों की अपेक्षा पक्षकारों की बात ज़्यादा उचित है, ज़्यादा न्यायोचित है, क्योंकि भारत में बढ़ते इस
भारत में बढ़ते साइबर अपराध या साइबर पुलिंग को देखते हुए या भारत में मॉब लिंचिंग या सांप्रदायिकता की घटनाओं को देखते हुए इसका नियमन आवश्यक हो जाता है, कारण कि भारत जैसे राज्य में किसी भी प्रकार की बाह्य गतिविधि इसकी देश की एकता और अखंडता को बाधित कर सकती है। साथ ही ये भी स्मरणीय हो कि कई सारे प्रावधानों के माध्यम से देश के अलग अलग मीडिया चैनल या अलग अलग संचार के साधनों को निगमित किया जाता है, तो अतः इसके नियमन और निगमन की भी आवश्यकता इसकी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए उचित है। इस दिशा में बढ़ते हुए न केवल भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई गाइडलाइन को फुलफिल करने की आवश्यकता है, बल्कि अपने सर्टेन प्रोग्राम के माध्यम से साइबर अपराध जैसी घटनाओं को भी रोकने की आवश्यकता है। तभी हम अपने भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ साथ डिजिटल इंडिया और न्यू इंडिया की पहल के साथ रिलेट कर पाएंगे। समझ गए? ऐसे आप बता दीजिए तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। लोकतंत्र, हाँ, ये निष्कर्ष आपने बड़ा गजब का दिया है। निष्कर्ष आपको ऐसे ही देना है, बैलेंस अप्रोच वाला, ठीक है। ये वाली लाइन भी आपने अच्छी दी है। बस वही है कि आप ये जो सकारात्मक और नकारात्मक दो, गलती मेरी है, गलती आप लोगों की नहीं है। हम आपको पीडीएफ दे देते हैं और अब आपके लिए ज़्यादा बड़ी समस्या होती है कि इतने बड़े कंटेंट में क्या छाँटें, ठीक है। तो इसीलिए तो हम दे रहे हैं, क्योंकि अब आप लोगों को इतनी हैबिट हो गई है कि हाँ, हमें किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से नहीं लिखना है। समझ गया? तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए आंसर के साथ। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।